बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। हमने इससे पूर्व की तासिका में राजभाषा हिंदी इस पाठ को आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने संविधान में किस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू जैसे महान लोग थे, इनमें से कुछ लोगों ने जब हिंदी और पाकिस्तान बन जाने के उपरांत हिंदुस्तानी और हिंदी इन दो शब्दों को लेकर के अधिक चर्चा हुई, तो इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया। वह यह था कि मुंशी अयंगार समिति का गठन किया गया। मैंने आपको कल संविधान सीरियल का एक एपिसोड 7वां एपिसोड भेजा था। अगर वो आपने देखा होगा तो आपको इस बात का ज्ञान हुआ होगा कि उस समय किस प्रकार से हिंदी राजभाषा बनी। अब हम थोड़ा सा और भी अधिक जानने का प्रयास करेंगे कि मुंशी अयंगार फॉर्मूले की तहत जो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक का भाग है, उसे किस प्रकार से प्रकट किया जाता है, किस प्रकार से बताया जाता है। और इस विषय पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी और समय के अनुसार अपने आप को ढालना और उसे विकसित करना होगा। देखिए, स्वीकार किया, एक हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, मगर इसे समय के साथ और भी समय के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा, इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की थी। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं कि हमने राजनीतिक दृष्टि से देश को एकीकृत तो किया, मतलब अनेक जो संस्थान थे, राज्य रजवाड़े थे, उनको भी हमने स्थान दिया है हमारे इसमें। मतलब राजनीतिक दृष्टि से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सुदृढ़ नींव हमारे राष्ट्र की जरूर रखी गई है। लेकिन अंग्रेजी को हमें आपदस्थ कर करके वहाँ भारतीय भाषाओं को जब तक हम स्थापित नहीं कर देते, हिंदी जैसी या अन्य भाषाओं को, तब तक हम सही मायने में राजनीतिक दृष्टि से एकीकृत नहीं हो चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक आदान प्रदान की जो भाषा होती है वो राजभाषा होती है। और इसलिए देखिए, ये जिस दिन हुआ उस दिन तारीख थी 14 सितंबर 1949। तब से हर वर्ष इस दिन को 14 सितंबर को राजभाषा हिंदी दिन के रूप में हम मनाते हैं। अब देखिए कि चाहे जो हुआ हो, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल तो चुका है, परंतु यह दर्जा उसे सैकड़ों साल पहले प्राप्त था। एक वाक्य मैं जो कल का पुनरावृत्त कर रहा हूं, डॉक्टर कर्णपाल सिंह ने यह कहा था कि आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व राजभाषा हिंदी स्वयं स्फूर्त थी, जबकि उस समय देश पराधीन था और आज देश स्वाधीन है, भारत स्वाधीन है, परंतु हमने हिंदी को न्यायोचित स्थान नहीं दिया। उसके लिए हमें संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है, आश्रय लेना पड़ रहा है। मतलब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र होकर के भी हमने अभी तक हिंदी को वह गौरवान्वित पद प्रदान नहीं किया है जो उसकी हकदार है, न्याय्य है, न्यायोचित है। इसके कारण क्या हैं, कैसे हैं, इनको समझने से पूर्व हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान में राजभाषा संबंधी कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उन पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे कि अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक
ध्यान रखिए कौन कौन से। ध्यान रखना है शब्द आपको, संविधान का भाग क्रमांक 17 और अनुच्छेद क्रमांक 343, मराठी में 343 से 351, 351 यहाँ तक का, मतलब 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, यानी 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, मतलब 9 अनुच्छेद जो हैं 17वें भाग के। ये 9 अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है संवैधानिक प्रावधान के रूप में। अगर संवैधानिक प्रावधान के रूप में आपको इनको समझना है तो इनको प्रत्येक को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाएंगे हम। देखिए, संविधान में हिंदी का जब हम दायित्व देखते हैं तो संविधान में के राजभाषा संबंधी अनुच्छेद और धाराओं को भी समझना पड़ेगा। मतलब संविधान के भाग 17 के अंतर्गत धारा या अनुच्छेद 343 से लेकर के 351, इससे अलावा भी संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी कुछ प्रावधान हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते हुए उसके स्वरूप, क्षेत्र और दायित्वों का विवेचन विस्तार से किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 120, ध्यान रखें, आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और यह समझने में आसानी होगी आपको। संविधान के अनुच्छेद 120 और 210, मतलब 2 की जगह 1, 1 की जगह 2 डाल करके आप ध्यान में रख सकते हैं। ट्रिक होती है समझने की, वह यह है कि 120वां अनुच्छेद और 210वें अनुच्छेद, इसके अतिरिक्त 343 से लेकर के 351 तक, मतलब कितने अनुच्छेद हुए? पहले 9 और ये 2, 11 अनुच्छेदों में, संविधान के 11 अनुच्छेदों में हिंदी को राजभाषा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर से कहता हूं, संविधान के अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, इन 11 अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान है और इनमें अधिकतर हिंदी को ही संवैधानिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वह किस प्रकार से, उसको हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये जो 11 अनुच्छेद हैं, इनमें संघ मतलब भारत, भारत संघ और राज्यों के, मतलब भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो राज्य, इनमें जो सरकारी प्रयोजनों के लिए संसद और विधानमंडलों में, मतलब संसद के दोनों सभागृह अर्थात राज्यसभा जो वरिष्ठ है और कनिष्ठ लोकसभा है, इनके अलावा जो विधानमंडल हैं राज्यों के, जिनको हम विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं, साथ ही साथ न्यायालय, चाहे वो न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य स्तर के हो या केंद्र स्तर का सर्वोच्च अथवा उच्चतम न्यायालय हो, उनमें प्रयुक्त होने वाली भाषा, मतलब लोकसभा में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राज्यसभा में प्रयुक्त होने वाली भाषा, विधान परिषद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, विधानसभा में प्रयुक्त होने वाली भाषा और न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संघ और राज्यों के बीच, और जब भारतीय संघ मतलब केंद्रीय सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार के मंत्रालय, इनमें होने वाले व्यवहारों की भाषा और राज्यों के आपस में होने वाले व्यवहारों की भाषा, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे, या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इस प्रकार से, या बंगाल गुजरात, इस प्रकार से जो आपसी राज्यों में प्रयुक्त होने वाले कार्यालयीन भाषा जो है, यानी इन सब में प्रयुक्त होने वाली संप्रेषण माध्यम के रूप में जो भाषाएं हैं या भाषा के संबंध में हैं, उनकी अलग अलग व्यवस्था की है। ध्यान रहे, पहला, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में या केंद्र सरकार के दोनों सभागृह, राज्यसभा लोकसभा, राज्यों के दोनों मंत्रालयों, दोनों भवनों सदनों, विधानसभा विधान परिषद, उसके उपरांत न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और राष्ट्र स्तर पर
सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की भाषा। उसके उपरांत राज्य और केंद्र के आपसी व्यवहार, केंद्र और राज्य के आपसी व्यवहार, और राज्य के आपसी व्यवहार की जो भाषाएं हैं, यानी संप्रेषण माध्यम के रूप में जो कि नियुक्त की गई भाषाएं हैं या चयन की गई भाषाएं हैं, इन सब में इन सभी परिच्छेदों में, मतलब ये 11 के 11 परिच्छेद, 120वां 11 परिच्छेद, 210वां, उसके उपरांत 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, ये जो 11 परिच्छेद हैं, इन 11 परिच्छेदों में मैं फिर से कह रहा हूं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, राज्य केंद्र आपसी संबंध और राज्य आपसी संबंध, इन सब में जिस संप्रेषण माध्यम की भाषा का प्रावधान किया गया है, उसमें अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं। इनमें वे हैं राजभाषा नियमों में प्रशासन और जनता के बीच के पत्र व्यवहार की प्रयुक्त भाषा। अब देखिए, केवल ये मंत्रालय नहीं, एक सदन दूसरे सदन नहीं, अपितु प्रशासन, जिला स्तर पर कलेक्टर और सामान्य जनता, इस प्रकार से जो पत्र व्यवहार होते हैं, उनके लिए भी प्रयुक्त भाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। वास्तव में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करने का अभिप्राय यह नहीं कि यह अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक समृद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी भाषा से समृद्ध अन्य भाषाएं हैं। मराठी बहुत ज्यादा संपन्न है हिंदी से, तमिल है, बंगाली है, गुजराती है, लेकिन ध्यान रखिए कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या से अधिक है, ये सच्चाई है। और बहुसंख्या, और ध्यान रखिए, लोकशाही में, जनतंत्र में हमें हमेशा बहुसंख्यक की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोकशाही में, जनतंत्र में वही विधेयक मंजूर होता है जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसको ज्यादा विधायक या सांसद पसंद करते हैं। उन्हीं के मत की संख्याओं के आधार पर ही हमें इस जनतंत्र को सफल बनाना होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मराठी, संस्कृत, सिंधी, असमिया, उड़िया, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, बोडो, संथाली, ये सारी जो 22 भाषाएं हैं संविधान सम्मत, वो हिंदी से अधिक शास्त्रीय हो सकती हैं, हिंदी से अधिक साहित्य उसमें लिखा गया हो सकता है, हिंदी से वह भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वे सारी भाषाएं अधिक समृद्ध हो सकती हैं, परंतु हिंदी को राजभाषा बनाने का एकमात्र कारण यह है कि हिंदी अधिक लोगों द्वारा बोली, समझी, लिखी, पढ़ी जाती है, इसलिए यह बहुसंख्यकों का पक्ष है। इसी कारण हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, इसलिए नहीं कि हिंदी अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ या कनिष्ठ है। अब देखिए कि इसके उपरांत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान में किस प्रकार से राजभाषा संबंधी प्रावधान हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि संविधान में अनुच्छेद 120, संविधान में अनुच्छेद 210 और उसके उपरांत अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, इसमें अब क्या क्या कहा गया है, इसको हमें बहुत ही विस्तार से देखने की जरूरत है। देखिए, पहले हम देखेंगे कि संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा पर आधारित क्या कहा गया है। मतलब संसद के दोनों सदनों, वरिष्ठ सदन राज्यसभा और कनिष्ठ सदन लोकसभा, लोकसभा में सांसद सीधे जनता से चुने जाते हैं आम चुनावों में, और राज्यसभा में जो
सांसद आते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। किस आधार पर नियुक्ति की जाती है कि संपूर्ण देश भर में जितने विधिमंडल हैं, मतलब जितनी विधानसभाएं हैं, विधान परिषदें हैं और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर के कुछ लोगों का नामांकन किया जाता है और उनको उन उन विधायकों और सांसदों ने चुना तो उनकी नियुक्ति राज्यसभा के सांसद के रूप में की जाती है। तो ये जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में जिन जो चुने या नियुक्त किए जाते हैं लोग, उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा पर भी पहले चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए संविधान के, हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है ये पहले समझना बहुत जरूरी है। इसके मैंने PDF बना करके आपके ग्रुप में डाल दिए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस समय समझने का प्रयास कीजिए। मतलब अनुच्छेद 120 में यह कहा गया है कि संसद में कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी, परंतु यदि कोई सांसद सदस्य, संसद सदस्य या सांसद इन दोनों भाषाओं में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता तो वह अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। इसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने की व्यवस्था भी की गई है। अब ध्यान रखिए, ये बात हमने मंजूर की कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार यह मान्य किया गया कि संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा या लोकसभा में जो भी संसद सदस्य अपनी बात रखना चाहता है उसे तो पहले हिंदी में बात करनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी संघ की राजभाषा है, या फिर अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। अगर वह हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं के बोलने में अक्षम है तो वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। अपनी राज्य स्तर की जो अपनी मातृभाषा है, समझिए कोई मराठी व्यक्ति, महाराष्ट्र का कोई सांसद अगर हिंदी बोलने में अक्षम है, अगर अंग्रेजी बोलने में अक्षम है तो वह मराठी में अपने विचार संसद में रख सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। अगर कोई तेलंगाना का व्यक्ति अपने विचार हिंदी या अंग्रेजी में नहीं रख पा रहा है तो तेलुगु भाषा में अपने विचार रख सकता है। अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा है तो वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी तमिल भाषा में कर सकता है। और ध्यान रखिए, उसके अनुवाद की व्यवस्था है। आपने अगर राज्यसभा या लोकसभा का लाइव सेशन देखा होगा तो प्रत्येक संसद सदस्य के सामने एक स्पीकर होता है, एक माइक होता है, माइक, और एक कान को लगाया हुआ साउंड बॉक्स होता है। तो साउंड बॉक्स के माध्यम से क्या होता है, देखिए माइक के माध्यम से जो भी बोला जाता है उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद, लाइव अनुवाद दूसरे सदस्य को सुनाई दे सकता है। मतलब कोई भी किसी भी भाषा में बोले उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद झट से प्रस्तुत हो सकता है। तो ये रहा पहला अनुच्छेद जो संविधान के में अंतर्भूत किया गया है, 120वां अनुच्छेद, जिसके अंतर्गत संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा को लेकर के चर्चा की है। ठीक है, समझ में आया? तो चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 210। ध्यान रखिए, दोनों अनुच्छेद ध्यान रखने के लिए बहुत आसान है। एक 120 है और दूसरा 210 है। 120 और 210 बहुत बहुत कठिन नहीं है। तो दूसरे अनुच्छेद में, राजभाषा संबंधी दूसरे अनुच्छेद में अर्थात 210 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाही संघ के राज्य की राज्य भाषाओं में अथवा हिंदी या अंग्रेजी में की जा सकती है, किंतु विधानमंडल का मतलब विधान परिषद या विधान सभा का कोई सदस्य उस राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार रखने में अक्षम है तो वो अन्य किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है जिसका अनुवाद उस राज्य की राजभाषा में अथवा संघ की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूं
कि अनुच्छेद 120 में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंधी प्रावधान किया गया था, तो 210वें अनुच्छेद में राज्यों के विधिमंडलों अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि उस राज्य की राजभाषा, जैसे महाराष्ट्र की मराठी या कन्नड़, कर्नाटक की कन्नड़ है। समझिए उदाहरण के लिए कि कर्नाटक की विधानसभा या विधान परिषद में कोई एक आमदार, कोई एक वहां का विधायक या विधिमंडल सदस्य अपने विचार न कन्नड़ में रख पा रहा है, न हिंदी में रख पा रहा है, न अंग्रेजी में रख पा रहा है, तो वह किसी अन्य भी भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उसे अनुमति दी गई है। ध्यान रखिए, दोनों परिच्छेदों में अंतर क्या है। पहले परिच्छेद में संसद की बात कही है और दूसरे परिच्छेद में विधिमंडलों की बात की गई है। समझ में आए? ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में कोई संसद सदस्य, कोई सांसद अगर संघ की राजभाषा हिंदी अथवा संघ की सह राजभाषा अंग्रेजी में अपने विचार अभिव्यक्त करने के में अक्षम है, तो वह अपनी मातृभाषा में अपने विचार रख सकता है। और अनुच्छेद 210 के अनुसार ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आमदार, कोई विधायक अपने विधिमंडल में अर्थात विधानसभा या विधान परिषद में अपने राज्य की राजभाषा या संसद की यानी संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की सह राजभाषा अंग्रेजी में अपने विचार नहीं रख पा रहा है, तो वो किसी अन्य भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। इतनी स्वाधीनता, इतना स्वातंत्र्य संविधान ने हमारे सांसदों और विधायकों को दिया है, मतलब खासदारों और आमदारों को दिया है। अब चलते हैं अगले परिच्छेद की ओर, तो उसका शीर्षक है संघ की राजभाषा। मतलब संविधान के अनुच्छेद 343 से संविधान के अनुच्छेद 351 तक के 9 परिच्छेदों में राजभाषा हिंदी का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। वह निम्न प्रकार से है। अब राजभाषा हिंदी कौन सी है? अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 343। अब देखिए 343वां अनुच्छेद फिर से 3 अलग अलग धाराओं में विभक्त है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 343 धारा 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। क्या वाक्य है? अनुच्छेद 343 धारा 1 के अनुसार भारत है जो स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्र भारत के संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय रूप कैसा, मैं आपको चैट बॉक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखिए, ये अगर समझ गए आप तो बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी। देखिए, अब मैं यहाँ पहले देवनागरी अंकों को टाइप करता हूँ। देवनागरी अंक कौन से हैं ये पहले समझ लो। देखिए, ये देवनागरी अंक है। ये देवनागरी अंक हैं। और इसके अलावा देखिए, इनका प्रयोग जरूर आप करें, लेकिन संविधान ये कहता है कि हमारी राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ की
लिपि राजलिपि देवनागरी है, परंतु अंकों के बारे में ऐसा नहीं है। देवनागरी लिपि के अंकों की जगह हमें देवनागरी लिपि के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग करना है। जैसे अब मैं दूसरी बार टाइप कर रहा हूं, ध्यान दें, ये जो मैं इस समय टाइप कर रहा हूं, ये देवनागरी अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप हैं। इनका प्रयोग करना अपेक्षित है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत पहली धारा में 343 धारा 1 में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जो आंकड़े प्रयुक्त किए जाएंगे वो आंकड़े देवनागरी नहीं होंगे, अपितु क्या होंगे? देवनागरी लिपि के आंकड़ों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होंगे। ये रोमन नहीं है, ये फारसी नहीं है, या किसी अन्य भाषा के आंकड़े नहीं है, ये देवनागरी लिपि के ही आंकड़े हैं, लेकिन इनका अंतर्राष्ट्रीय रूप है। समझ में आया महादेवी जी? महादेवी अनम्यूट करके बताइए, आपकी समझ में आया क्या? महादेवी जी, हेलो। अभी जो मैंने टाइप किया वो आपकी समझ में आया? ठीक है। समझ में आया क्या? महादेवी जी, आपकी समझ में आया? हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, हाँ। वो लिखा हुआ समझ में आया ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपको ये बात समझ में आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय अंक जो देवनागरी अंकों के ही रूपांतरण है, उनका प्रयोग किया जाने लग गया, और हमारे संघ की राजभाषा हिंदी और राजलिपि देवनागरी होगी। इसका भी प्रावधान 343 खंड 1 या धारा 1 के अंतर्गत ये बताया गया है। अब इसी में दूसरा खंड है, दूसरी धारा ये कहती है कि खंड 1 के खंड 1 से किसी एक बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग की जाती थी। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ, हमारा संविधान बना, हमारी राजभाषा हिंदी रही, परंतु कुछ ऐसे काम थे जो अंग्रेजी में चल रहे थे, तो उनको एक्सटेंशन कितने वर्ष का दिया? 15 वर्षों का। मतलब समझिए 1951 से हमारा संविधान लागू हुआ, तो 1965 तक का कालावधि जो है वो अंग्रेजी भाषा राजभाषा के रूप में रहेगी। ये कहा गया है जब तक हिंदी उतनी समृद्ध नहीं हो जाती कि प्रत्येक राजकीय कार्य के लिए हिंदी का प्रयोग हो सके, तब तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में या सह राजभाषा के रूप में रहेगी, ऐसा हमारा संविधान कहता है। मतलब देखिए क्या कहा गया, 343वें अनुच्छेद के खंड 1 में कहा गया
कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और आंकड़े देवनागरी आंकड़ों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होंगे। परंतु आगे ये कहा गया है, दूसरे खंड में ये कहा गया है, 343 वे अनुच्छेद के दूसरे खंड में कहा गया है कि पहले खंड के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की कालावधि के लिए संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा चलती रहेगी जिनके लिए ये प्रयुक्त हुआ करती थी स्वाधीनता होने से पूर्व। लेकिन एक बात और यहाँ कही गई है, इसी खंड में ये कही गई है, दूसरे खंड में ये कही गई है कि अगर राष्ट्रपति उक्त कालावधि को, मतलब 15 वर्ष की कालावधि में, आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार इन्होंने दिया है, संसद ने, मतलब संविधान ने ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि अगर वे अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के स्थान पर देवनागरी अंकों का प्रयोग करना चाहता है तो वो आदेश निकाल कर सकता है। आज हम यहाँ रुकेंगे, कल की तासिका में हम इसी अनुच्छेद के तीसरे खंड को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विश्राम। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।